हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए मोस्ट अवेटेड चैप्टर पी ब्लॉक वन शॉट सीरीज स्टार्ट की जाए। कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर क्या हो, कवर हो। इससे पहले कि हम फैमिली वाइज डिस्कशन स्टार्ट करें, हमें एक कंसेप्ट जो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली में बहुत ज़रूरी है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, वो पहले डिस्कस करना होगा। क्या है वो कंसेप्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? चलिए एक बोरॉन फैमिली का एग्जांपल ले लेते हैं, बैगन आलू गाजर इनथैला, और ये बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं। ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। गौर से देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। जब आप फोर्थ पीरियड एलिमेंट पे आ रहे हैं, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम पे आ रहे हैं। गैलियम कौन से पीरियड में? फोर्थ पीरियड में। इंडियम कौन से पीरियड में? फिफ्थ पीरियड में। और थैलियम कौन से पीरियड में? सिक्स्थ पीरियड में। तो जब आप फोर्थ पीरियड एलिमेंट पे एंटर करते हैं, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर हमें दिखता है अचानक से D10। क्या दिखता है? अचानक से D10 दिखता है। अरे भाई, न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर यहाँ पर 10 एडिशनल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो 10 एडिशनल प्रोटॉन न्यूक्लियस में भी होंगे। ये D के इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं? पुअर स्क्रीनिंग। ये D के इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं? पुअर स्क्रीनिंग। ये 3D10 ने क्या किया? पुअर स्क्रीनिंग की। बताएंगे जरा, जब पुअर स्क्रीनिंग होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। क्या ये जेड इफेक्टिव? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर है। बिल्कुल, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर अब पहले के कंपेयर में ज़्यादा है। क्या ये अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस और पी सब सेल पर एक जैसा लगेगा? जी नहीं। ये जो जेड इफेक्टिव होगा ये NS पर ज़्यादा लगेगा, NP पर कम लगेगा। सवाल ये उठता है कि NS पर ज़्यादा क्यों, NP पर कम क्यों? क्योंकि S न्यूक्लियस के पास है और P न्यूक्लियस से दूर है। तो भाई ये अट्रैक्शन NS के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा है। अब S के इलेक्ट्रॉन पर जब ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो S का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और उतनी एनर्जी रिलीज हो नहीं पाएगी जब आप इन इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन के लिए इनर्ट होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का ये पेयर केमिकल रिएक्शन के लिए इनर्ट होने लग जाएगा, और इसे ही तो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आप मेरे से कहें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिफाइन करें, क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बातचीत करें, तो भाई बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में जब हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट की बात करते हैं तो इनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर केमिकल रिएक्शंस के लिए इनर्ट होने लग जाता है। इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड एलिमेंट से, और अप टू डाउन जाने पर यह इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है और पावरफुल होता जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पुअर स्क्रीनिंग केवल 3D10 कर रहा था, यहां पर D10 के साथ साथ F14 की भी पुअर स्क्रीनिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अब S के लिए और भी ज़्यादा हो गया। ऐसे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इनर्ट होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो गई। अब सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का करना क्या है? तो भाई बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है, जिसे हम LOS बोलेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आएगी। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? याद है ना, P का इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल पाएंगे आसानी से, बट जो S बच गया उसके 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर हम नहीं निकाल पाएंगे आसानी से। अब बोरॉन फैमिली में NH2 NP1 है, P का 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल देंगे, S का नहीं निकलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे P का तो +1। इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया भाई। इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया, S के 2 नहीं निकलेंगे लेकिन P के 2 निकल जाएंगे, +2। नाइट्रोजन फैमिली में S के 2 नहीं निकलेंगे, P के 3 निकल जाएंगे, +3। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरॉन फैमिली का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कार्बन फैमिली का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, नाइट्रोजन फैमिली का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और ये तीनों लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से S का इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकल नहीं पा रहा है। अब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट में
कई बार इनर्ट गैस और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें कई बार देखने को मिलती है। क्या है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन का हो जाना। खैर उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैं बस इतना बोलूँगा कि भाई कई बार s के 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर निकालने में हमें सक्सेस मिल जाती है और जो रिमेनिंग आयन बचता है उसमें हमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखने लगता है। तो भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा तो s के इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, p का 1 निकला, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ना लग पाए, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर डोमिनेट कर जाए तो फिर ये तीनों इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहां पर अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट ना लगे, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन डोमिनेट कर जाए तो चारों निकाल पाओगे, चारों इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां नाइट्रोजन फैमिली में पांचों निकाल पाओगे, ऐसे में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +5। ध्यान दीजिएगा। बोरॉन फैमिली में लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कार्बन +2, नाइट्रोजन +3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन फैमिली +3, कार्बन फैमिली +4, नाइट्रोजन फैमिली +5। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन 4th, 5th और 6th पीरियड एलिमेंट के लिए स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने अभी भी बात की है कि ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट पावरफुल होता जाता है और यही वजह है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है। 3rd ए में बोरॉन फैमिली में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +1। अब देखो +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। गैलियम से ज़्यादा स्टेबल इंडियम +1, उससे ज़्यादा स्टेबल थैलियम +1। आप कार्बन फैमिली में देखो, 4th ए में देखो, जर्मेनियम से लेके लेड तक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आप नाइट्रोजन फैमिली में देखो, 5th ए में आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं? 4th पीरियड एलिमेंट, ये 5th पीरियड एलिमेंट, ये 6th पीरियड एलिमेंट। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, ये रही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखें जरा, 3rd ए ग्रुप में, 4th ए ग्रुप में, 5th ए ग्रुप में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी अप टू डाउन डिक्रीज होती है। बोरॉन फैमिली में +3 की स्टेबिलिटी अप टू डाउन डिक्रीज होती है। कार्बन फैमिली में +4 की स्टेबिलिटी अप टू डाउन डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन फैमिली में +5 की स्टेबिलिटी अप टू डाउन डिक्रीज होती है। और क्या फैक्ट याद रखने हैं? हमें याद रखना है 4th और 5th पीरियड एलिमेंट के लिए स्टेबिलिटी का मामला क्या है। 4th और 5th पीरियड एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है, उसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, याद रखिएगा। 4th और 5th पीरियड एलिमेंट में कौन ज़्यादा स्टेबल? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। तो गैलियम +1 +3 में +3 ज़्यादा स्टेबल, इंडियम +1 +3 में +3 ज़्यादा स्टेबल। ये 4th पीरियड एलिमेंट, ये 5th पीरियड एलिमेंट। कार्बन फैमिली में आ जाओ, जर्मेनियम +2 +4 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। टिन +2 +4 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये 4th पीरियड एलिमेंट, ये 5th पीरियड एलिमेंट। क्या याद रखना था कि 4th और 5th पीरियड एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऐसे में जो लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस में जाना चाहेगी? वो जाना चाहेगी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। गैलियम +1 से किस में जाना चाहेगा? +3 में। इंडियम +1 से किस में जाना चाहेगा? +3 में। जर्मेनियम +2 से कहाँ जाना चाहेगा? +4 में। और टिन +2 से कहाँ जाना चाहेगा? +4 में। कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करके। इनसे आप 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज करते जाएं और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में शिफ्ट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो आपको स्पीशीज दिखाई दे रही हैं, गैलियम +1, इंडियम +1, जर्मेनियम +2 और टिन +2, ये क्या हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इनके सॉल्ट क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन क्या ये +3 में रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे? नहीं आएंगे। +3 +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आएंगे। 4th 5th पीरियड एलिमेंट
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आप आयन लेते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट में मामला उल्टा है। सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा आती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो थैलियम +1 थैलियम +3 में कौन ज्यादा स्टेबल? थैलियम +1। लेड +2 लेड +4 में कौन ज्यादा स्टेबल? लेड +2। बिस्मथ +3 बिस्मथ +5 में कौन ज्यादा स्टेबल? बिस्मथ +3। तो फोर्थ फिफ्थ पीरियड में कौन ज्यादा स्टेबल? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सिक्स पीरियड एलिमेंट में कौन ज्यादा स्टेबल? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सोचें, थैलियम अगर कहीं +3 में है तो उसकी कोशिश क्या है? +1 में जाने की। कैसे जाएगा थैलियम +3 से +1 में? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला क्या होता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थैलियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेड +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिस्मथ +5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात करते हैं कुछ और एप्लीकेशन की। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट तो सीख गए कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी अप टू डाउन, हायर की स्टेबिलिटी अप टू डाउन कम होती जाएगी। फोर्थ फिफ्थ पीरियड एलिमेंट के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। सर इसको अप्लाई कैसे करें? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है ये पता लगा सकते हैं, अभी अभी डिस्कस किया हमने। और क्या पता लगा सकते हो? थर्मल स्टेबिलिटी। SnCl2 SnCl4 किसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? तो SnCl2 में 10 +2 में है, SnCl4 में 10 +4 में है, और 10 के लिए कौन मोर स्टेबल होता है? +4। लेड PbCl2 में +2 में है और PbCl4 में +4 में है, कौन सा लेड ज्यादा स्टेबल होगा? तो लेड में +2 ज्यादा स्टेबल होता है। आप थर्मल स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं। और क्या आइडिया लगा सकते हैं? कोई सॉल्ट आपको दिया है, वो एक्सिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? याद रखिएगा, एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं टिकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं टिकता। और ये फैक्ट अगर याद है तो भाई क्या अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि लेड +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? लेड +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि लेड के लिए मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। वो +4 में है, 2 इलेक्ट्रॉन खींच के 2 इलेक्ट्रॉन लेके +2 में जाएगा ना भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक चीज और याद रखें, I- और Br- क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या इनका कॉम्बिनेशन टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो PbI4 और PbBr4 अनस्टेबल हैं, एक्सिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये कॉम्बिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का, इनमें तो आपस में रेडॉक्स हो जानी चाहिए, इन्हें ब्रेक कर जाना चाहिए PbI2 + I2 में। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, NCERT की लाइन है बेटा हमारे कि थैलियम ट्राई आयोडाइड नहीं बनाता। थैलियम ट्राई आयोडाइड नहीं बनाता। सर आप बोल रहे हैं थैलियम ट्राई आयोडाइड नहीं बनाता, यहां तो TlI3 दिख रहा है, हमने देखा है TlI3 बनता है। बिल्कुल बेटा आप भी सही बोल रहे हैं, मैं भी सही बोल रहा हूं, TlI3 बनता है, लेकिन ये ट्राई आयोडाइड नहीं है। ट्राई आयोडाइड का मतलब इसमें 3 I- होने चाहिए थे। क्या इसमें 3 I- हैं? नहीं है, और हो भी नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? इमेजिन करो, क्या थैलियम +3 के साथ I- का कॉम्बिनेशन टिकेगा? नहीं टिकेगा, क्योंकि थैलियम का मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और I- ये रिड्यूसिंग एजेंट, थैलियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन एक साथ रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर सर TlI3 बनता तो है, इसमें क्या लोचा है? लोचा ये है बेटा कि इसमें Tl+1 होता है और I3- होता है। याद रखिएगा, TlI3 में थैलियम +1 होता है, I3- होता है। कल को एक क्वेश्चन आ जाए कि सर TlI3 में थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तो हम तो खुश हो जाएंगे, बोले अच्छा TlI3 में, बोले हमें पता है कि एक आयोडीन का -1, 3 आयोडीन के -3, बोले ये -3 है तो इधर कितना होगा? +3। हो गया क्वेश्चन गलत। याद रखना भाई, TlI3 किसके फॉर्म में एक्सिस्ट करता है? Tl+1 और I3- के फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। चलो कुछ और फैक्ट देखे जाए। गैलियम +1 के सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं।
इंडियम +1 के सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, बट थैलियम +1 के सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे भाई, गैलियम के लिए मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो गैलियम +1 से कहाँ मूव करेगा? +3 में। डिस्प्रोपोर्शनेशन एक रास्ता है, जा सकता है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। इंडियम के लिए भी तो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो +1 से +3 में जा सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू। बट थैलियम, बेटा थैलियम के लिए +1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोर स्टेबल है +3 के कंपेयर में। ऐसे में थैलियम को कोई ज़रूरत नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेशन की, वो स्टेबल है ऑलरेडी, उसे क्या ज़रूरत, क्यों जाएगा वो +3 में। ये कुछ कहानी थी किसके बारे में? इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। आइए अब आगे की बातचीत करें। बोरॉन फैमिली डिस्कस की जाए। कौन कौन से मेंबर हैं बोरॉन फैमिली में? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये बोरॉन फैमिली के मेंबर हैं। इनमें से बोरॉन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम, गैलियम है तो मेटल, बट कौन सी मेटल हैं? ये एम्फोटेरिक मेटल हैं। एम्फोटेरिक मेटल होने का मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन करेंगे, बेस से भी रिएक्शन करेंगे। इनकी रिएक्शन आपको एसिड से भी मिल जाएगी, बेस से भी मिल जाएगी। अच्छा, इंडियम और थैलियम ये मेटल हैं, बट एम्फोटेरिक मेटल की कैटेगरी में नहीं है। तो बताओ जरा, क्वेश्चन पूछ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ NaOH, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ NaOH? ऑप्शन ए बोरॉन, बी एल्यूमिनियम, सी गैलियम और डी थैलियम। थैलियम रिएक्ट नहीं करेगा, उसका खुद का नेचर बेसिक है बेटा, वो NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा। NaOH बेस है, उससे आप नॉन मेटल को रिएक्ट करा सकते हैं, आप एम्फोटेरिक मेटल को रिएक्ट करा सकते हैं, बट आप बेसिक नेचर की मेटल को रिएक्ट नहीं करा सकते। चलिए कुछ और बातचीत की जाए। तो भाई अगर बोरॉन फैमिली में बोरॉन के सोर्सेस के बारे में बात करें कि बोरॉन कहाँ से मिलेगा, तो बोरिक एसिड के फॉर्म में मिल सकता है, ये बोरेक्स के फॉर्म में मिल सकता है, ये केरनाइट के फॉर्म में मिल सकता है। इनके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, याद होंगे भी सही। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O, केरनाइट में यहाँ पर 4H2O है। कहाँ मिलते हैं? प्यूगा वैली, लद्दाख, सावर लेक, राजस्थान। अब अगर हम बोरॉन के बारे में बात करें तो नेचर में इसके 2 आइसोटॉप हमें मिलेंगे, एक तो B10 मिलेगा, एक B11 मिलेगा। दोनों की अपनी अपनी कुछ खासियत है। जैसे B10 में न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी अच्छी खासी है। B10 न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अच्छी खासी है, इस वजह से मेटल बोराइड्स की जो छड़ें होती हैं, जो रॉड्स होती हैं जिनमें B10 यूज किया गया होता है, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में ये प्रोटेक्टिव सील और कंट्रोल रॉड्स के तौर पर यूज होंगी। कौन? B10 वाली रॉड्स, मेटल बोराइड्स। B11 में क्या खासियत है? वैसे नेचर में सबसे ज़्यादा तो B11 ही मिलता है, 81%, मैक्सिमम पोर्शन ही। इवन दो बोरॉन का एटॉमिक वेट हम 11 ही लिखते हैं, 10 नहीं लिखते। अब B11 81% है, एक्सट्रीमली हार्ड है ना। अब एक्सट्रीमली हार्ड है, लाइट वेट है, डेंस मटेरियल है, अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ है, तो कहाँ यूज होना चाहिए? बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में यूज होना चाहिए। लाइट कंपोजिट मटेरियल, एयरक्राफ्ट, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डेंसिटी कम है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है, एक्सट्रीमली हार्ड है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, वो सारी क्वालिटी हैं जो एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए या फिर एरोप्लेन पार्ट्स के लिए हमें चाहिए, यूज होता है। आगे बढ़े। बोरेक्स, बोरेक्स का यूज क्या है? तो क्या है बोरेक्स का यूज? भाई अगर आपने देखा हो तो हीट रेसिस्टेंट ग्लास बनाने में बोरेक्स यूज किया। ग्लास क्या है बेसिकली? फर्स्ट ए सेकेंड ए के सिलिकेट्स ही तो हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम सिलिकेट्स, यही सब तो हैं ग्लास। अब ये जो सिलिकेट्स हैं इनमें अगर आप बोरिक एसिड मिला देते हैं, बोरेक्स मिला देते हैं, तो हीट रेसिस्टेंट कैरेक्टर आ जाता है। ग्लास देखना कई बार हम लेबोरेटरी के अंदर देखते हैं, बोरोसिलिकेट बोरोसिल, वो कंपनी ने नाम भी सोच समझ के ही रखा है। लेबोरेटरी के अंदर जो उसके ग्लासवेयर यूज होते हैं,
वो हाई टेम्परेचर पर विथस्टैंड कर सकते हैं। वैसे याद रखिए, हाईएस्ट टेम्परेचर पर विथस्टैंड पायरेक्स ग्लास नहीं, क्वार्ट्ज ग्लास करता है, और ये पॉइंट हमें कंफ्यूज करता है। हाईएस्ट टेम्परेचर पर कौन विथस्टैंड करता है? क्वार्ट्ज। उसके बाद नंबर आता है पायरेक्स। पायरेक्स में क्या होता है? नॉर्मल जो ग्लास है उसमें एडिशनल क्या है? उसमें बोरेक्स, बोरिक एसिड मिलाया गया है, B2O3 साथ में आ गया है वहां पर। और कहाँ यूज होता है? ये सोल्डरिंग वायर के लिए फ्लक्स के तौर पर यूज होता है। जो अर्थनवेयर यानी मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन को स्क्रैच रेसिस्टेंट बनाना है तो एक लेयर इसकी लगा देते हैं बोरेक्स की, वो स्क्रैच रेसिस्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और बातचीत यहाँ पर की जाए, बोरिक एसिड किस तरह से यूज होता है? पहली बात तो बोरिक एसिड पानी में घुलता नहीं है, फिर भी अगर आप गर्म पानी ले लें तो घुल जाएगा। स्टीम वॉलेटाइल होता है, ठंडे पानी में नहीं घुलता, तो पानी गर्म करने के साथ अगर इसका एक हल्का एक्वस सॉल्यूशन बना लें तो वो एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है। किसका सॉल्यूशन? बोरिक एसिड का सॉल्यूशन। अब जरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर भी देख लिए जाएं। बेटा बॉइलिंग पॉइंट में आप देखें तो कोई एक्सेप्शनल मामला है नहीं। ग्रुप में अप टू डाउन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है, वो एक ट्रेंड हमें दिख रहा है। ये बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मेल्टिंग पॉइंट में जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा कि थैलियम और गैलियम की पोजीशन को आपको एक्सचेंज कर देना है। थैलियम और गैलियम की पोजीशन को आपको क्या करना? एक्सचेंज कर देना है। ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? मेल्टिंग पॉइंट का। क्या करना है मेल्टिंग पॉइंट के लिए? बाकी ऑर्डर सेम है, अप टू डाउन डिक्रीज करने वाला मामला है। बस गैलियम की जगह थैलियम को रख दो, थैलियम की जगह गैलियम को रख दो। अब यहां पर एक खास चीज देखिएगा, गैलियम। बेटा गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब 300 केल्विन है। आप राउंड फिगर में ले लें, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता दूं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब ये करीब करीब 300 केल्विन है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट जब आप इसका देखते हैं तो ये है 2676 केल्विन। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही है? बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा है गैलियम का, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। इतना कम कि गैलियम को आप हथेली पर रखेंगे पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बट ये वेपर में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें अच्छा खासा है। ये चीज इसको यूनिक बनाती है। इस यूनिकनेस का यूज क्या है? हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री में अगर आपको बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करना है तो मरकरी वहां पर हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। उससे बेटर ऑप्शन हमारे लिए है, और वो बेटर ऑप्शन क्या है? गैलियम। तो क्या आपको याद रखना है, गैलियम कहाँ यूज होगा? गैलियम यूज होगा हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री में। हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री में गैलियम बेटर चॉइस है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई बी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। प्लीज इसमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट ना लगाएं, हो सके तो फिलहाल के लिए डायरेक्ट याद रख लें। ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। BCl3 से लेके GaCl3 तक कंटिन्यूअसली लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। हाइड्रोलिसिस, तो पहले तो थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस के बारे में हम समझ लें, फिर आगे बातचीत करते हैं। मान लो आपके पास AXN टाइप का एक मॉलिक्यूल है। मान लो आपके पास AXN टाइप का एक मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मामला कुछ यूं है। सेंट्रल एटम A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो A पर होगा पार्शियल नेगेटिव, X पर होगा पार्शियल नेगेटिव और A पर होगा पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल उसका लोन पेयर अटैक किस पे करेगा? A पे। हाइड्रोलिसिस तब हो पाएगा बेटा जब A के पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो। मैं A क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लोन पेयर को A पे अटैक करना है, और लोन पेयर को A पर अटैक क्यों करना है? क्योंकि A पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मामला उल्टा होता, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, ऐसे में पार्शियल पॉजिटिव किस पर आता? X पर।
और लोन पेयर का अटैक हम किस पे करा रहे होते हैं, एक्स। तो हाइड्रोलिसिस की शर्त क्या है? हाइड्रोलिसिस की शर्त है कि मॉलिक्यूल का वो एटम जिस पर आपको पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूल का वो एटम जिस पर आपको पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उस पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जहां पर वो वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाए। अगर ऐसा है तो हाइड्रोलिसिस होगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो शर्त क्या है हाइड्रोलिसिस की कि जो एटम है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है उस पर क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसे में आप देखेंगे कि बोरॉन के जो हैलाइड होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। बोरॉन के जो हैलाइड होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, लेकिन कार्बन के जो हैलाइड होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता सोचें। बोरॉन के हैलाइड में पार्शियल पॉजिटिव किस पे, बोरॉन पे। H2O का ऑक्सीजन का लोन पे अटैक किस पे करेगा, बोरॉन पे। क्या बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। लेकिन मान लो आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, कार्बन के हैलाइड ले लिए, उसमें पार्शियल पॉजिटिव किस पे आएगा, वो कार्बन पे आएगा, और कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कार्बन के हैलाइड में हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। हालांकि एक मॉलिक्यूल और एडिशनल याद रखें भाई, SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ऑल्दो सिलिकॉन पर पार्शियल पॉजिटिव है और पूरा का पूरा 3D खाली भी है। इसका रीजन है स्टेरिक प्रोटेक्शन। फ्लोरीन सल्फर को चारों तरफ से घेर लेता है, प्रोटेक्ट कर देता है सल्फर को। ऐसे में ऑक्सीजन अटैक नहीं कर पाता, ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर पर अटैक नहीं कर पाता। याद रखिएगा कि SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू स्टेरिक प्रोटेक्शन बाय फ्लोरीन, स्टेरिक प्रोटेक्शन की वजह से। मैं आपसे पूछूं क्या NF3 का हाइड्रोलिसिस होता है? नहीं होता। क्यों? अटैक होना है किस पे, नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। लेकिन क्या NCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है? बिल्कुल, क्योंकि क्लोरीन पे अटैक हो जाता है और क्लोरीन के पास वैकेंट D है। तो ये हाइड्रोलिसिस का कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी। अब आप हाइड्रोलिसिस देख सकते हैं बोरॉन फैमिली में, ये रहा। दो तरह का हाइड्रोलिसिस है, एक है एसिडिक मीडियम में और एक है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में आपको जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ आयन दिखाई देता है, जबकि एसिडिक मीडियम में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ आयन दिखाई देता है। बोरॉन के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पॉसिबल नहीं है। बोरॉन के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कितना हो सकता है, 4। बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी ही 4 आती है, याद रखिएगा। ऐसे में अगर बोरॉन को छोड़ दें तो बाकी के आयंस में जरूर आपको हेक्सा एक्वा आयन हाइड्रोलिसिस के तौर पर दिखाई देता है। ऑल्दो हाइड्रोलिसिस डिटेल डिस्कस किया जा सकता है, बट इतना टाइम, इतना समय हमारे पास नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको याद रखा जाए। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो बेसिक मीडियम में ये जो मेटल कैटायन है, बोरॉन फैमिली का जो मेंबर है, वो कहाँ जाता है, वो एनायन में मिलता है। एनायन एक कॉम्प्लेक्स में दिखता है। लेकिन जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये मेटल आयन कहाँ दिखाई देता है आपको, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के तौर पर दिखाई देता है, याद रखिएगा। अब कुछ और बातचीत की जाए, रिएक्टिविटी के बारे में कुछ बात करें। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। बेटा बोरॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन देता नहीं, बोरॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो एयर के साथ, ज़्यादातर केमिकल्स के साथ इसकी रिएक्शंस आसानी से मिलेंगी भी नहीं। क्रिस्टलाइन बोरॉन की रिएक्शन एयर के साथ नहीं होती। इवन दो क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी एयर के साथ स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत होती है, बट उसके बाद क्या होता, एल्यूमिनियम पे Al2O3 की एक पैसिव लेयर बन जाती है। ये लेयर बनते ही एयर का एल्यूमिनियम से कांटेक्ट बंद हो जाता है। कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा तो आगे की रिएक्शन भी नहीं होगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों ही एयर से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो अगर इनका पाउडर ले लिया जाए, क्या हो इनको एमॉर्फस फॉर्म में ले लें, तब रिएक्शन हो जाएगी। तब बोरॉन B2O3 बना जाएगा और एल्यूमिनियम Al2O3 बना जाएगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं बनाएंगे, हाँ, लेकिन इनके एमॉर्फस फॉर्म जरूर रिएक्ट करेंगे। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन पे देखें
तो बोरॉन बोरॉन नाइट्राइड बना जाता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना जाता है। बोरॉन नाइट्राइड को हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट के जैसी ही लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट के जैसा ही इसमें बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, नाइट्रोजन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है ग्रेफाइट के साथ। तो बोरॉन नाइट्राइड बनता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, गैलियम इंडियम थैलियम की नाइट्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। बोरॉन एसिड के साथ, अल्कली के साथ रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं करता। हालांकि ये स्टेटमेंट अधूरा है, बट हमारी एनसीईआरटी ने ऐसा ही लिखा है। कायदे से यहाँ लिखा होना चाहिए कि बोरॉन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे HCl हुआ, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है। डाइल्यूट H2SO4 हुआ, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है। बट अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो जैसे कि HNO3, चाहे वो डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड, वो रिएक्ट कर सकता है। बट फिलहाल हमारे लिए तो हम मान के चलें कि बोरॉन एसिड और अल्कली दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता है। इवन आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी, मॉडरेट टेम्परेचर रख दें तो भी इसकी रिएक्शन नहीं होती। बात की जाए एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम एसिड से भी रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करता है, बेस के साथ भी। चलो एक रिएक्शन देख ही लेते हैं। एल्यूमिनियम की आप क्या करें, HCl से रिएक्शन करा दें, तो HCl से रिएक्शन पर क्या बना देगा, ये बना देगा AlCl3। क्या बना देगा, AlCl3 और H2 रिलीज होगा, एक्वस, है ना। अगर इसी एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे करा देंगे, NaOH से, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, जो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में, फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अभी अभी तो हमने इसके बारे में बात की थी, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एल्यूमिनियम की एसिड से भी रिएक्शन है, बेस के साथ भी रिएक्शन है, बोरॉन की नहीं है। अच्छा, इसमें भी कई बार कुछ जगह मैंने देखा है कि लिख देते हैं, गलत है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन है, कर जाता है एल्यूमिनियम रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ। वो डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट नहीं करता है एल्यूमिनियम। रीजन है उसके पीछे, कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करता है, एल्यूमिनियम को कन्वर्ट कर देता है Al2O3 में, और इसकी वजह से एल्यूमिनियम पर Al2O3 की एक पैसिव लेयर बन जाती है। वो पैसिव लेयर बनने की वजह से एल्यूमिनियम का कांटेक्ट नहीं हो पाता बचे हुए एसिड के साथ। तो स्टार्टिंग में हल्की फुल्की रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HNO3 से, बट उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं है। याद रखिएगा, क्या याद रखना है, एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड HNO3 में डिजॉल्व नहीं होता, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ उनकी कोई रिएक्शन नहीं है। इवन तो मैं तो बोलता हूं आप याद रखें, खैर नाइट्रोजन फैमिली में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, चाहे तो अभी से याद रख सकते हैं। क्या है, आलू बैगन, आलू गाजर क्रिस्पी हैं, फेंको नहीं कंसंट्रेटेड HNO3 में। क्या इतना याद रखा जा सकता है? बैगन आलू गाजर कैसे हैं, क्रिस्पी हैं, किसमें नहीं फेंकना है, कंसंट्रेटेड HNO3 में नहीं फेंकना है। इनकी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। सबका रीजन एक जैसा है, क्यों नहीं शो करते, क्योंकि इनिशियली मेटल होती है, फिर मेटल के ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की पैसिव लेयर बन जाती है। इस पैसिव लेयर की वजह से एसिड का जो कांटेक्ट है वो मेटल से नहीं हो पाता। इसके अलावा गोल्ड और प्लेटिनम भी रिएक्ट नहीं करते HNO3 से, बट उनमें कोई पैसिव लेयर का फॉर्मेशन नहीं है, वो तो नोबल मेटल है, तो गोल्ड और प्लेटिनम की रिएक्शन भी नहीं होती। याद रखा जाए, एनसीईआरटी में अलग अलग जगह इनके बारे में चर्चा होती रहती है, बेटर है एक जगह थोक में याद रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातचीत की जाए। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन, ट्राई हैलाइड बनेंगे। अभी अभी हमने बात की थी, थैलियम ट्राई आयोडाइड नहीं बनाता, TlI3 ट्राई आयोडाइड नहीं है, उसमें थैलियम +3 और I3 माइनस है। एक फैक्ट जो हमें हमारी एनसीईआरटी में दिखाई देता है, लिखा हुआ है, एनहाइड्रस AlCl3 अगर आपने बॉटल में रखा है तो वो बॉटल में हमें सफ़ेद धुआं सा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि बॉटल में मॉइस्चर है,
वो मॉइस्चर क्या करेगा, AlCl3 का हाइड्रोलिसिस करेगा, और हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बनाएगा, HCl। अरे भाई ये AlCl3 है, ये आपने इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस पर क्या बनाओगे, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाओगे, साथ में क्या बनाओगे, HCl। और जो वाइट फ्यूम्स आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है, वो HCl का है। वाइट फ्यूम्स किसका दिखाई दे रहा है, HCl का दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जिनके बारे में NCERT बात करती है, उनमें से कौन कौन से हैं, बोरेक्स है, B2H6 है और H3BO3 है। आइए इनके बारे में भी डिस्कस किया जाए। बोरेक्स, तो पहले तो बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखना। क्या है बोरेक्स का फॉर्मूला, Na2B4O7.10H2O। एक चीज इसमें याद रखने जैसी है बेटा, बोरेक्स को कायदे से हम इस तरह से लिखें तो भी चलेगा, Na2B4O7.2H2O, और इसको ब्रैकेट में रख के बाहर .8H2O कर दें। दरअसल इसमें 8 H2O ही हाइड्रेट के फॉर्म में होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 10 में से केवल और केवल 8 H2O ही ऐसे होंगे जो किसके फॉर्म में मिलेंगे, हाइड्रेट के फॉर्म में मिलेंगे। कैसे बनाते हैं बोरेक्स, ये एक दो तरीके मैंने लिखे हैं। हालांकि ये जो सेकेंड कोलेमनाइट वाली रिएक्शन है एक ज़माने में हुआ करती थी NCERT में, अब हटा दी गई है। आप चाहें तो इसको मिस कर सकते हैं। हाँ, एक दूसरा तरीका जो है वो बच गया, वो आप जरूर याद रखें। बोरिक एसिड को अगर सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करा देंगे तो क्या बनेगा, Na2B4O7 बन जाएगा बोरेक्स। तो बोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट मिला देना है, बन जाएगा बोरेक्स, CO2 रिलीज होगी। अब बोरेक्स हमने बना तो लिया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या है। तो बेटा बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। आप आइडिया लगा सकते हो कैसे, अरे भाई बोरेक्स में पानी ढोल दो। अब बोरेक्स में पानी ढोल दो तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, NaOH और H3BO3। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। H3BO3 क्या है, वीक एसिड। तो एसिड तो वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक या फिर बेसिक। ऑब्वियस सी बात है बेसिक। याद रखिए बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है बोरेक्स बीड टेस्ट। किसके लिए होता है ये बोरेक्स बीड टेस्ट, इट इज अ डिटेक्शन टेस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। इस टेस्ट के जरिए आप ट्रांजिशन मेटल आयंस को डिटेक्ट करते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव्स बोरेक्स बीड टेस्ट। ऑप्शन ए कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर आएगा कैल्शियम सल्फेट। अरे भाई ट्रांजिशन मेटल आयन तो ये टेस्ट देंगे, बाकी के आयन ये टेस्ट नहीं देते। किसका डिटेक्शन टेस्ट है, ट्रांजिशन मेटल आयन का डिटेक्शन टेस्ट है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। यहां पर बोरेक्स को जब आप गर्म करेंगे तो स्टार्टिंग में इसका 10 H2O निकल जाएगा, बोरेक्स फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और ये आप हीट करते हैं तो फिर ये बोरेक्स टूटता है। टूटकर क्या बनाता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसमें क्या दिखता है, सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड, सोडियम मेटाबोरेट और B2O3। अब सोडियम मेटाबोरेट, जब मान लो आपने ट्रांजिशन मेटल आयन क्या लिया, कोबाल्ट का ऑक्साइड लिया है, तो ये B2O3 की रिएक्शन होती है कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ, क्या बना देता है, कोबाल्ट मेटाबोरेट बना देता है, और ये इसका स्पेसिफिक ब्लू कलर की बीड बनती है, कांच की गोली ब्लू कलर की होती है जैसे, हालांकि ये कांच नहीं है। तो ब्लू कलर की बीड बनती है। हर एक ट्रांजिशन मेटल आयन की जो बीड बनती है ना, उसका कलर स्पेसिफिक होता है। उस कलर को देख के आइडिया लग जाता है कि ट्रांजिशन मेटल आयन कैसा रहा होगा। आपको याद रखना है कोबाल्ट मेटाबोरेट में एक तो कोबाल्ट, ध्यान दीजिए बोरेट नहीं है,
मेटाबोरेट है। कोबाल्ट मेटाबोरेट में कोबाल्ट कौन सा वाला लिया है, +2 में, जिसकी बीड कौन से कलर की है, ब्लू कलर की बीड है, याद रखिएगा ब्लू कलर की बीड है। ये डिटेक्शन टेस्ट है, ये बोरेक्स बीड टेस्ट। अब कुछ बात बोरिक एसिड की। हमने बोरिक एसिड से बोरेक्स बनाया था सोडियम कार्बोनेट मिला के, और अब बोरेक्स से हम बोरिक एसिड बना देंगे HCl मिला के। तो सिंपल सा काम करें, बोरेक्स में HCl मिला दें, क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड प्लस NaCl, बना दिया बोरिक एसिड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हीटिंग, अगर आपने 370 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर रखा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रखा है, तो बोरिक एसिड हीट करने पर क्या देता है, मेटाबोरिक एसिड देता है, HbO2। नाम याद रखिएगा HbO2 का। ये कौन सा एसिड है, मेटाबोरिक एसिड। बोरिक एसिड को 370 केल्विन के आसपास की रेंज में अगर हीट करते हैं, मेटाबोरिक एसिड बनता है। लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ है सिंपली हीट करते हैं, या लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और मिलता है हमें, क्या है वो क्वेश्चन, कि बोरिक एसिड वीक एसिड कंसीडर क्यों होता है भाई, क्या रीजन है ये वीक एसिड है। तो सिंपल सी बात है, वो वीक एसिड क्यों कंसीडर होता है, क्योंकि ये खुद का H+ नहीं देता। भाई ये आपके पास बोरिक एसिड है, ये रहा बोरिक एसिड, और इसे आप पानी में ढोलोगे तो ये खुद का H+ नहीं देगा भाई, ये वाटर के हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिलीज करेगा और OH को अपने साथ ले जाएगा BOH4- बनाकर, BOH4- बनाकर। तो क्यों है भाई बोरिक एसिड वीक एसिड, ये खुद का हाइड्रोजन नहीं दे रहा है H+ के फॉर्म में, इनडायरेक्टली वाटर से OH- खींच रहा है, उसके हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिलीज कर रहा है, इसलिए वीक एसिड। बोरिक एसिड की कुछ और इंफॉर्मेशन, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोपी टच है, इसके अलावा स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी, हाईली सॉल्युबल है हॉट वाटर में, हॉट वाटर में घुल जाता है बट कोल्ड वाटर में नहीं घुलता, स्टीम वॉलेटाइल होता है। अरे बोरिक एसिड हमने देखा है भाई, हाईली स्लिपरी, वाइट कलर का पाउडर आता है, कैरम बोर्ड पे खेलने के लिए कई बार यूज करते हैं, अच्छा खासा स्लिपरी नेचर है, इसी वजह से तो स्ट्राइकर अपना शानदार तरीके से ग्लाइड करता है। अब बोरिक एसिड का स्लिपरी नेचर क्यों है, क्योंकि मान लो ये बोरिक एसिड की एक लेयर है और ये बोरिक एसिड की दूसरी लेयर है, इन दो लेयर के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं जिन्हें तोड़ना आसान होता है, इसी वजह से बोरिक एसिड में स्लिपरी नेचर होता है। ग्रेफाइट में भी तो स्लिपरी नेचर है, इसी वजह से, क्योंकि ग्रेफाइट की दो लेयर के बीच में क्या है, वान डेर वाल फोर्स है। प्लस एक सवाल और उठता है कि भाई इसकी पॉलीमेरिक लेयर क्यों बनती है, तो बोरिक एसिड की पॉलीमेरिक लेयर बनती है H बॉन्डिंग एबिलिटी की वजह से। बोरिक एसिड क्या करता है, H बॉन्ड बड़ी आसानी से बना जाता है। अब H बॉन्ड कितने H बॉन्ड बनाता है, तो बोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, कंटिन्यू बनते जाते हैं। तो कोई हमसे पूछे कि बोरिक एसिड का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर किसकी वजह से है, H बॉन्डिंग की वजह से। एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। स्लिपरी नेचर किसकी वजह से है, दो लेयर के बीच में वान डेर वाल फोर्स होने की वजह से स्लिपरी नेचर देखने को मिलता है। चलिए B2H6 की बात की जाए तो B2H6 में केमिकल बॉन्डिंग में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, एक क्विक रिवीजन। ये स्ट्रक्चर है जहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो बीच के दिखाई दे रहे हैं। 3 सेंटर से मतलब 3 एटम है, 3 एटम के आप न्यूक्लियस इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, तो 3 सेंटर हैं और इन 3 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2। कॉर्नर वाले 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, 4। बॉन्ड लेंथ भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ज़्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ज़्यादा होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है बोरॉन का 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp3, और ये स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन प्लेनर। कुछ बातचीत इसके बारे में, कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो एक तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराएं,
क्या होगा इस रिएक्शन में, H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ से F माइनस को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। अब BH3 जब भी बनता है तो वो सीधे डाइमर के फॉर्म में ही तो आता है, तो BH3 बनेगा जो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, B2H6 में। और H माइनस ने किसको रिप्लेस किया, F माइनस को, वो F माइनस किसके साथ, लिथियम और एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या क्या बनाओगे, B2H6 बनाओगे, AlF3 बनाओगे और लिथियम फ्लोराइड बनाओगे। आप BF3 की NaOH से रिएक्शन कराएं, सेम H माइनस से F माइनस को रिप्लेस करें तो भी आप B2H6 बना सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। जब आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को सोडियम हाइड्राइड से ट्रीट कराते हैं, B2H6 बनाते हैं, ये कौन सी है, इंडस्ट्रियल मेथड। और आयोडीन के साथ सोडियम बोरॉन हाइड्राइड की रिएक्शन से जो B2H6 बनाते हैं, ये लेबोरेटरी मेथड है। तो इंडस्ट्रियल मेथड में I2 से रिएक्शन नहीं है, I2 से रिएक्शन किसमें है, लैब मेथड में। हाईली पॉइजनस गैस है, इसके अलावा आसानी से आग पकड़ जाती है, तो केयरफुली इसको हैंडल करना होता है। अगर आप एयर में एक्सपोज करेंगे आग पकड़ जाएगी, B2O3 बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस भी काफ़ी आसानी से होता है। B2H6 के हाइड्रोलिसिस पर क्या बनता है, H3BO3 हाइड्रोजन रिलीज होती है। और अमोनिया के साथ स्पेसिफिक रिएक्शन है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने लिख रखी है, एक बार फिर से लिख दी है। 1:2 में जब आप B2H6 और अमोनिया को लेते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए आपको ये आयोनिक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, जिसे गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन रिलीज होती है। चलिए अपना बोरॉन फैमिली खत्म होता है। बेटा बोरॉन फैमिली में हमने एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके बारे में कोई खास बात नहीं की है। रीजन बिहाइंड दैट, ये सारी चीज़ें पीरियोडिक टेबल के थ्रू कवर होती हैं और इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता कि हम वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर पाएँ। आइए कार्बन फैमिली को देखा जाए। हमें पता है कार्बन में आइसोटॉप्स मिलते हैं, C12 मिलता है, C14 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका T12 कितना है, 5770 ईयर्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डाटा हमारे सामने है। अब अगर आप गौर से देख पा रहे हों तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास एक्सेप्शन हमें मिलते नहीं हैं। जनरली ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। हमने अल्कली मेटल में इस ट्रेंड को देखा होगा, हमने बोरॉन फैमिली में इस ट्रेंड को देखा है, और वही ट्रेंड कंटिन्यू है कार्बन फैमिली में भी। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में बीच में एक्सेप्शंस हमें कुछ ज़्यादा मिलते हैं, वो हमें याद रखने होते हैं। फिलहाल हमने देखा था कि जब बात मेल्टिंग पॉइंट की थी तो हमने क्या किया, जब हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट की तो हमने क्या किया, जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ना कार्बन फैमिली में, उसको फॉलो कर लिया। भाई ग्रुप में अप टू डाउन, जनरल ट्रेंड क्या है, डिक्रीजिंग। कार्बन से लेके लेड तक डिक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पर एक गड़बड़ है। टिन और लेड की पोजीशन हमें क्या करनी है, इंटरचेंज करनी है। अच्छा, बोरॉन फैमिली में हमने किसकी पोजीशन एक्सचेंज की थी, गैलियम और थैलियम की। यहाँ पोजीशन किसकी एक्सचेंज करनी है, टिन और लेड की। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको याद हो तो सेम यही ट्रेंड किसके लिए है, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए है। कार्बन फैमिली में अक्सर ये पूछा जाता है कि बताओ मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट लेड का नहीं है, ये किसका है, टिन का है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सामने है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे। ऑक्साइड कितनी कैटेगरी के बनते हैं, तो 2 कैटेगरी के ऑक्साइड बनते हैं यहाँ पर। एक MO या फिर EO टाइप में, जिन्हें आप मोनो ऑक्साइड बोलते हैं, और दूसरी कैटेगरी बनती है MO2 या फिर EO2 टाइप, जिन्हें आप डाइऑक्साइड बोलते हैं। डाइऑक्साइड में हमें पता है कार्बन CO2 गैसियस इन नेचर है, और बाकी के जो डाइऑक्साइड हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। CO2, SiO2 और GeO2, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो CO2, SiO2 और GeO2 ये एसिडिक हैं। टिन और लेड के डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन फैमिली में वो कौन सा एलिमेंट है जिसका मोनोऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर एक्सिस्ट नहीं करता। याद रखिएगा, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर एक्सिस्ट नहीं करता है। अब
जर्मेनियम एक बार वापस से, जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों के दोनों क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। टिन और लेड के जो ऑक्साइड हैं वो जरूर एम्फोटेरिक हैं। वैसे आप चाहें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड सारे याद रख सकते हैं। चलिए एक बार बता ही देते हैं, एक शॉर्टकट याद रखा जा सकता है। तो बेटा कुल मिला के ये वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं जो हमें याद रखने हैं। सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके सामने लिखे हुए हैं। सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, हम कैसे याद रखें? अरे हम हैं ना भाई, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो चलिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, फटाफट याद हो जाएंगे। तो कैसे याद रखना आपने को? बात उस टाइम की है जब मैं इंदौर में व्हाइट हाउस हॉस्टल में रहा करता था। जी हाँ, व्हाइट हाउस, हालांकि वो हॉस्टल था, और हॉस्टल में कितनी शानदार सब्जियां हमने खाई हैं। आप इस समय अच्छी तरह से सोच रहे होंगे, अच्छी तरह से देख रहे होंगे। तो भाई कुछ सब्जियां मेरे को हमेशा परेशान की हैं। कौन कौन सी? खास करके बैगन की रसीली सब्जी, साफ साफ अत्याचार है हमारे ऊपर, नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये सब्जी ही एक्सिस्ट नहीं करनी चाहिए, बैगन की सब्जी वो भी रसीली। तो ऐसी कुछ सब्जियों से मैं परेशान हूँ। कौन सी सब्जी? खा खा के परेशान हो गया हॉस्टल में। अब सब्जियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि बैगन, आलू, गाजर, और मैं तो बोलता हूँ सम्मान भी दो भाई जी, बैगन, आलू, गाजर जी। टिन में दोनों SnO भी और SnO2 भी, लेड में दोनों PbO भी PbO2 भी। तो बैगन, आलू, गाजर जी सुनो मेरे प्रभु की, बैगन, आलू, गाजर जी सुनो मेरे प्रभु की, और नहीं सुनोगे तो वरना ऐसे बिना टेस्ट, वरना ऐसे सब बिना टेस्ट जी लेंगे। और तो रास्ता क्या है? उम्मीद है ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको याद हो जाएंगे। बैगन, आलू, गाजर जी सुनो मेरे प्रभु की, वरना ऐसे सब बिना टेस्ट जी लेंगे। अब यहाँ पर हमें ऑक्साइड पर्टिकुलर याद होना चाहिए। अगर मैंने क्रोमियम लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोमियम के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो जाएंगे। यहां पर अगर मैंने मैग्नीज लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीज के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो जाएंगे। पर्टिकुलर ऑक्साइड जो लिखा है हमें उसको याद रखना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम में Cr2O3 का नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक है। अब इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3। तो +3 से पहले अगर आप CrO को देखोगे तो इसका नेचर हमें क्या मिलता है? बेसिक मिलता है। और अगर CrO3 को देखोगे तो CrO3 में क्रोमियम +6 में है और इसका नेचर हमें क्या मिलता है? एसिडिक मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर ऑक्साइड लिखा गया है उसी को याद रखा जाए। जैसे Bi2O5 जहाँ बिस्मथ +5 में है, ये तो एम्फोटेरिक है, बट Bi2O3 वो बेसिक होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन स्टेट से नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, नेचर बेसिक आएगा। ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, नेचर एसिडिक आएगा ज़्यादातर केस में। सो उम्मीद है याद रहेगा। ये मत याद रखना बेटा कि क्रोमियम के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, मैग्नीज के सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। अरे कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें आपको बेसिक ऑक्साइड भी देखने को मिल सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी देखने को मिल सकते हैं। एम्फोटेरिक पर्टिकुलरली आपको याद होने चाहिए। तो एक शॉर्टकट आपको दिया है, इसको फॉलो कर सकते हैं। एक बार वापस से आते हैं। सर कार्बन मोनोऑक्साइड आपने डिस्कस किए,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, याद रखें। न्यूट्रल ऑक्साइड 3 याद रखने हैं आपको, ज़्यादा न्यूट्रल ऑक्साइड में दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। कौन से 3 न्यूट्रल ऑक्साइड आपको याद रखने हैं? तो मैं बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल है। ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NO, ये तीनों ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वाटर से रिएक्शन करा दी जाए। अच्छा, ये हमने अभी अभी बात की है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर एक्सिस्ट नहीं करता, हालांकि हाई टेम्परेचर पर ये मिलता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इवन तो मैं बोलता हूँ कार्बन फैमिली का कोई भी मेंबर वाटर से रिएक्ट नहीं करता, हाँ हाई टेम्परेचर पर टिन जरूर वाटर से रिएक्ट कर जाता है और SnO2 बना देता है। तो कार्बन फैमिली में कौन है जो वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है? टिन। लेड की ऐसा तो कोई खास रिएक्शन नहीं है, लेकिन मान लो लेड का बना हुआ पाइप है, भाई लेड की वाटर से रिएक्शन क्यों नहीं है? हल्की फुल्की रिएक्शन हो भी जाती है तो लेड पे PbO की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ये लेयर आगे की रिएक्शन नहीं होने देती। बट मान लो लेड के पाइप हैं, उन पाइप से पानी निकल रहा है, जब इन पाइप से पानी बहेगा तो कुछ हिस्सा उस पाइप में से बहुत माइन्यूट क्वांटिटी डिजॉल्व हो जाती है। किसके फॉर्म में आ जाता है? लेड PbOH होल ट्वाइस के फॉर्म में आ जाता है, और इसकी वजह से पॉइजनस कैरेक्टर आ जाता है उस वाटर में, क्योंकि लेड हमारी बॉडी के लिए क्या है? पॉइजनस है। इसीलिए कहते हैं पीने का पानी अगर लेड के पाइप से गुजर रहा है तो कृपया करके उस पानी को ना पिएं। ये जो रिएक्शन है स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसे कहा जाता है प्लम्बो सॉल्वेसी। तो क्या इसका मतलब ये है कि लेड पानी में घुल जाता है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि क्या लेड वाटर में डिजॉल्व होता है? नहीं होता है भाई। अगर लेड वाटर में डिजॉल्व हो रहा होता तो किसी ज़माने में जो उसके पाइप बनाया करते थे वो पाइप ही क्यों बनाते? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस की हमने अभी अभी बात की थी। तो हाइड्रोलिसिस का मामला क्या है? अगर वो एटम जिस पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो वाटर के ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे? नहीं होगा, लेकिन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हो जाएगा। क्या बनेगा? सिलिसिक एसिड। चलिए इनके कुछ एलोट्रॉप के बारे में बात करें, और पहला एलोट्रॉप जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? डायमंड। डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहता है? 4 कार्बन से, और ऐसी इनफाइनाइट चेन फैली रहती है। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, और आप देखिएगा जितने भी जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीम हाई होते हैं। फिर चाहे वो सिलिकॉन कार्बाइड हो, फिर चाहे वो डायमंड हो, आप कोई SiO2 ले लो, जितने भी जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। डायमंड की खासियत, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन से। ऐसे में इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, शेप टेट्राहेड्रल क्रिएट होगा। कुछ फैक्ट इसके बारे में याद रखे जाने जरूरी हैं। ये हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। अब तक जितने भी नेचुरल मटेरियल हमें पता हैं उनमें हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल क्या है? डायमंड है। क्यों है? रीजन क्या है? तो जो इसमें इनफाइनाइट तक फैला हुआ लैटिस है ना, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जहां पर हर एक कार्बन एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड आगे बढ़ता जा रहा है, इस एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करना आसान काम नहीं होता है। ये एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग ही इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमें पता है 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन की क्वालिटी किस में मेजर करते हैं? कैरेट। और 1 कैरेट किसके इक्वल होता है? 200 mg के इक्वल होता है। क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ऑल्दो ये हीट कंडक्ट कर सकता है वाइब्रेशनल मोड के थ्रू। इसका एटम, कार्बन एटम अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकता है, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब ग्रेफाइट के बारे में कुछ बातचीत हो जाए। बेटा ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड रहता है।
अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में? 4। 4 में से 3 तो ये बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, यानी हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में बचा हुआ है। ये मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन है जो पूरी लेयर पर क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है, ओवरलैपिंग के थ्रू आगे बढ़ सकता है, जैसे बेंजीन रिंग में। कुछ उसी तरह का मामला आप मान सकते हो। इस मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ज़्यादातर केस में कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट ग्रेफाइट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बनेगा, जिसकी वजह से ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट स्लिपरी है, और स्लिपरी नेचर कहाँ से आता है? ग्रेफाइट की 2 लेयर, इनके बीच में वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं जिन्हें ब्रेक करना आसान होता है। ये कैरेक्टर इसको स्पेशल बना देता है। तो ग्रेफाइट यूज होता है एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। कुछ मशीन्स जिन्हें हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म करना है, और हाई टेम्परेचर पर ऑयल एज अ लुब्रिकेंट सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट क्या है? मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, हीट भी कंडक्ट कर सकता है। इसके अलावा लेयर्ड स्ट्रक्चर है। 2 लेयर के बीच में क्या है? वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट यूज होता है। चलिए, अगर हम कुछ और बातचीत करें तो ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है। किसका? कार्बन का। कार्बन का थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है। और थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप के लिए डेल एच फॉर्मेशन की वैल्यू, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आती है? 0 आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ग्रेफाइट के लिए मिनिमम है, उससे ज़्यादा डायमंड के लिए, और ये वैल्यू मैक्सिमम आती है किसके लिए? फुलरीन के लिए। फुलरीन के लिए ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातचीत की जाए फुलरीन के बारे में। कैसे बनाएंगे फुलरीन? ग्रेफाइट से ही बनाते हैं। इनर्ट गैस हीलियम और आर्गन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करते हैं तो फुलरीन बनते हैं, जिसमें n कार्बन एटम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब ये n का नंबर कितना हो सकता है? ढेर सारे हो सकते हैं, अप टू 350 यहाँ तक हो सकते हैं n। फिर भी आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो दिखेगा वो C60 का दिखेगा, उसके बाद C70 दिखेगा। ये मोस्ट कॉमन है, C60 और C70। C60 कैसा दिखता है? फुटबॉल की तरह, और C70 रग्बी बॉल की तरह। जो C60 है ना, इसी को दरअसल हम बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। तो बकमिंस्टर फुलरीन किसको दिया गया नाम है? C60 को। मेजर प्रोडक्ट होता भी यही है। अब इस बकमिंस्टर फुलरीन में क्या क्या कहानी है? बेटा, ये फुटबॉल है, और फुटबॉल में हर एक कोने के कार्बन को जब आप देखोगे तो उसमें 3 बॉन्ड दिखेंगे। 3 तरफ से ये कार्बन से अटैच होगा, और चौथा पाई रिलेटिवली पाई कैरेक्टर क्रिएट करने में यूज हो जाएगा। ऐसे में 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ फुलरीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp2। फुलरीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है? sp2। अच्छा, फुलरीन है, फुटबॉल है। फुटबॉल है तो उसमें रिंग होती हैं, इसमें भी होती हैं। 5 मेंबर रिंग भी होती हैं, 6 मेंबर रिंग भी होती हैं। 5 मेंबर रिंग तो होती हैं 12, और 6 मेंबर रिंग होती हैं 20। 6 मेंबर रिंग किससे फ्यूज रहती हैं? 6 और 5 दोनों से। बट 5 मेंबर रिंग किससे फ्यूज रहती हैं? केवल और केवल 6 मेंबर रिंग से फ्यूज रहती हैं। जितने कार्बन है उतने वर्टिसेस होंगे, उतने कोने होंगे, और उदग्र बोलते हैं वैसे हिंदी में से वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस होते हैं? 60 वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि कार्बन भी तो 60 हैं। फुलरीन के बारे में एक और ख़ास चीज़, ये जितने भी कार्बन के आप एलोट्रॉप देख रहे हैं उनमें प्योरेस्ट फॉर्म है। इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। क्यों प्योरेस्ट फॉर्म है? क्योंकि इसमें कोई डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता। सर, ये डैंगलिंग बॉन्ड क्या है? क्या होता है, जैसे आप डायमंड को इमेजिन करें, हमने अभी अभी बात की है कि डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है।
इनफाइनाइट तक ये लैटिस फैला हुआ है। अब इस इनफाइनाइट तक फैले हुए लैटिस में उन कार्बन का क्या जो सबसे लास्ट में आएंगे? क्या वो कार्बन आसपास 4 कार्बन से जुड़े हुए होंगे? नहीं, उनके पास कुछ अनसेटिस्फाइड वैलेंसी रहेंगी। ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी ही दरअसल डैंगलिंग बॉन्ड है, जो अपने आसपास की इंप्योरिटी से कंबाइन हो जाती हैं। इसी वजह से डायमंड कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि डैंगलिंग बॉन्ड है। ग्रेफाइट में भी तो यही कहानी है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कहानी फैल रही है। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बट उन कार्बन का क्या जो सबसे लास्ट में आएंगे? क्या वो कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़े हुए होंगे? नहीं, ऐसे में वो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी रहेंगी, जिन्हें हम डैंगलिंग बॉन्ड कहेंगे। ये डैंगलिंग बॉन्ड इम्प्योरिटी के साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो कोने पर आते हैं डैंगलिंग बॉन्ड, किनारे पर। लेकिन क्या फुलरीन में कोई किनारा होता है? नहीं, ये तो फुटबॉल है, गोल है। जब किनारा ही नहीं है तो डैंगलिंग बॉन्ड कहाँ से आएगा? और डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है किसका? कार्बन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 2 तरह की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। एक सिंगल बॉन्ड जो 143.5 पिकोमीटर के साथ है, और दूसरा डबल बॉन्ड जो 138.3 है। डायमंड में सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी हैं, ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, बट फुलरीन में हमें 2 तरह की बॉन्ड लेंथ देखने को मिल रही हैं। अब चारकोल के बारे में कुछ आइडिया दे रखा है ना। ये एमॉर्फस फॉर्म है, कार्बन के कुछ एमॉर्फस फॉर्म, जिसमें क्या क्या आ जाता है? कोल आ जाता है, कोक आ जाता है, चारकोल आ जाता है, कार्बन ब्लैक आ जाता है, लैंप ब्लैक आ जाता है। कोल हमने सुना है कोल माइंस के बारे में, तो वहाँ से माइनिंग के थ्रू जो कोयला निकल के आ रहा है, जो हजारों साल में बना है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते करते बना है, वो कोल है। कोल को अगर एयर की एब्सेंस में हीट कर दें तो कुछ इम्प्योरिटी बाहर निकल जाती हैं, थोड़ा और बेटर क्वालिटी का कोयला बन जाता है, जिसे हम कोक कहते हैं। चारकोल ऑर्गेनिक मैटर को एयर की लिमिटेड सप्लाई में जलाएं, जो कोयला बनता है, जैसे घर में लकड़ी का जो कोयला बन जाता है, वो वुड चारकोल है। ये चारकोल है। तो बेटर क्वालिटी का कोयला कौन सा है? कोक, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातचीत की जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी अभी हमने बात की थी, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्यों जरूरी है इसको पढ़ना? तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस होता है। बायो में आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि ये ऑक्सीजन के कंपेयर में काफ़ी तेज़ी से हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप लिमिटेड एयर सप्लाई देते हैं, खास करके ठंडियों के दिनों में, आपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और वो कोयले की अंगीठी जला ली, हाथ सेकने बैठ गए, आपने वेंटिलेशन तो ख़त्म कर दिया, तो एयर लिमिटेड है कमरे के अंदर, वो एयर की लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कलरलेस होता है तो दिखता भी नहीं, ऑर्डरलेस है तो उसकी कोई स्मेल भी नहीं आती, बट पॉइजनस है। धीरे धीरे हमारी बॉडी में ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है और कई केसेस में इसमें इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए एक सलाह दी जाती है कि ठंडियों में अगर सीगड़ी से, अंगीठी से हाथ सेके जा रहे हैं तो कृपया करके खिड़कियां खुली रखें, एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन रखा जाए। खैर कुछ और बातचीत करें, कैसे बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड? तो भाई आप सीधे सीधे लिमिटेड एयर की सप्लाई दे दो, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। हालांकि एयर में नाइट्रोजन भी होगी, और आपको बता दूं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन को किस नाम से बुलाया जाता है? प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? वाटर गैस, सिन गैस, सिंथेसिस गैस। कैसे बनाते हैं वाटर गैस, सिन गैस या सिंथेसिस गैस? तो भाई कोयला लो, क्या लेना है? कोयला, और अंगार, बिल्कुल जलता हुआ कोयला लेना, एकदम रेड हॉट, और उस कोयले पर स्टीम की सप्लाई दे दो। कोयला स्टीम के कांटेक्ट में आएगा, जलता हुआ कोयला, लाल कोयला जब स्टीम के कांटेक्ट में आएगा तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है CO + H2 का, जिसे आप वाटर गैस, सिंथेसिस गैस या सिन गैस के नाम से जानते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात हमने अभी अभी की ही थी, 300 टाइम्स मोर स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपेयर में, और इसीलिए इसका पॉइजनस कैरेक्टर यहाँ से अराइज होता है। खैर थोड़ी बहुत बात CO2 के बारे में कर लें।
तो CO2 मुझे नहीं लगता, बहुत सारी जगह हमने बना रखी है। आप याद रख सकते हैं कि अल्कली मेटल में लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर CO2 देता है, बाकी अल्कली मेटल के कार्बोनेट CO2 नहीं देते। इसके अलावा आप लिथियम कार्बोनेट के अलावा अल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट लें, या फिर ट्रांजिशन मेटल की तरफ से कोई ट्रांजिशन मेटल ना लें, जिंक कार्बोनेट ले लें। तो कहने का मतलब ये है कि अल्कली मेटल में लिथियम को छोड़ दें, बाकी के कार्बोनेट CO2 नहीं देते। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, ये CO2 नहीं देते। और इन 4 कार्बोनेट को छोड़ दें तो जो भी कार्बोनेट दिख जाए हीट करो CO2 दे देगा। सिंपल सा काम है। तो CO2 ज़्यादातर कार्बोनेट से बड़ी आसानी से मिल जाती है। CO2 कहाँ यूज होती है? तो भाई रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज हो रही है, आइसक्रीम के लिए, फ्रोजन फूड के लिए। लेकिन ये कौन? ड्राई आइस, सॉलिड CO2, गैसियस CO2 नहीं। तो अगर आइसक्रीम के लिए या रेफ्रिजरेंट यूज करना है, फ्रोजन फ्रूट के लिए यूज करना है, तो कौन सी ड्राई आइस लगेगी? ड्राई आइस किसे कहा जाता है? सॉलिड CO2 को। बाकी नॉर्मल CO2 गैस कहाँ है? कोल्ड ड्रिंक में, फायर एक्सटिंग्विशर, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है यूरिया का, तो वहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। अब बात की जाए SiO2 की। यह है SiO2 का स्ट्रक्चर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ हर एक सिलिकॉन कितने 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ रहता है, और हर एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से घिरा हुआ रहता है। कोई हमसे पूछे कितने मेंबर की रिंग है, तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8। SiO2 में 8 मेंबर्ड रिंग मिलती है हमें। हाइब्रिडाइजेशन, सिलिकॉन का भी क्या दिखाई दे रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन का भी क्या दिखाई दे रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। SiO2 के आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म भी मिलते हैं, एमॉर्फस फॉर्म भी मिलते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या क्या आ जाते हैं? क्वार्ट्ज, ट्राइडाइमाइड, क्रिस्टोबोलाइट, ये सारे के सारे कौन से फॉर्म है इसके? क्रिस्टलाइन फॉर्म। अच्छा, ये इंटरकन्वर्टेबल भी हैं अगर हम टेम्परेचर वेरी करें तो। इसके एमॉर्फस फॉर्म कौन से हैं? काइसल गोअर। काइसल गोअर क्या है? इसका एमॉर्फस फॉर्म है। अब SiO2 की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है बेटा। सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड सफिशिएंट स्ट्रेंथ रखता है, प्लस बैक बॉन्डिंग भी है ऑक्सीजन से सिलिकॉन की तरफ। इसी वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है, यानी ज़्यादातर जगह तो इसकी रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगी ही नहीं। ऐसे में इनकी कुछ रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं जिन्हें याद किया जाए। देखें जरा, SiO2 हेलोजन से रिएक्शन नहीं कर रहा, हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर रहा, एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा, बट HF और NaOH के साथ रिएक्शन। HF के साथ ये क्या बनाता है? SiF4। और अगर HF एक्सेस में लोगे तो SiF4 कन्वर्ट हो जाएगा H2SiF6 में। तो भाई ग्लास है, ग्लास के अंदर सिलिका होती है। उस ग्लास वेसल में आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को नहीं रखना चाहोगे। क्यों नहीं रखना चाहोगे? क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ग्लास को डिजोल्व कर देता है, बच के रहना होता है, उसे आप ग्लास में स्टोर करके नहीं रखोगे। अच्छा, NaOH के साथ SiO2 की रिएक्शन इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इससे बनता है सोडियम सिलिकेट, और सोडियम सिलिकेट ओनली वाटर सॉल्युबल सिलिकेट है। जितने भी सिलिकेट हैं उसमें अकेला वाटर सॉल्युबल सिलिकेट कौन सा है? सोडियम सिलिकेट। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है वाटर ग्लास। क्या बोला जाता है इसे? वाटर ग्लास। एज अ फिलर यूज होता है सोप में। एज अ फिलर यूज होता है कहाँ पर? सोप में। वैसे जहाँ तक यूज की बात है, क्वार्ट्ज के यूज याद रखिएगा बेटा, एक स्पेशल क्वालिटी होती है क्वार्ट्ज में, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की खासियत क्या होती है? इन क्रिस्टल में जब प्रेशर अप्लाई होता है तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट करते हैं। बेटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं क्रिएट कर देते इतनी कि आप बल्ब जलाने लग जाओगे, माइन्यूट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। और इस क्वालिटी का यूज कहाँ है? एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक बनाने में, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स जहाँ पर हो रहे हैं उन इक्विपमेंट्स के लिए, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन के लिए क्वार्ट्ज का यूज अच्छा खासा है। याद रखिएगा बेटा, यूजेस से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमने बात की, सिलिका के 2 तरह के आपको फॉर्म मिलने वाले हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस।
क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्रिस्टोबोलाइट, ट्राइडाइमाइट और क्वार्ट्ज, जिसमें क्वार्ट्ज हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट कर सकता है प्रेशर अप्लाई किए जाने पर। अब इसका एमॉर्फस फॉर्म एक है जो आपको याद रखना है, काइसेलगोर, और ये कहाँ काम में आता है? फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज होता है। चलिए थोड़ी बात सिलिकॉन्स के बारे में कर लें। सिलिकॉन क्या है? तो बेटा दो अलग अलग बातचीत हैं। एक बातचीत है सिलिकेट और एक बातचीत है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स आर्टिफिशियल पॉलीमर हैं, मैन मेड पॉलीमर हैं, ये नेचर में नहीं मिलते, जबकि ज़्यादातर सिलिकेट जो होते हैं वो नेचर में मिलते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है सिलिकेट में और सिलिकॉन्स में। सिलिकॉन्स क्या है? आर्टिफिशियल पॉलीमर। वैसे ये जो नाम पढ़ा था वो इसलिए क्योंकि लीनियर सिलिकॉन का जो जनरल फॉर्मूला आता है वो आता है R2SiO होल N, पॉलीमेरिक फॉर्म, और ये फॉर्मूला मैच करता है किससे? R2CO कीटोन से। तो कीटोन से मिलता जुलता फॉर्मूला था, इसीलिए वहाँ से नाम पड़ गया सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन पॉलीमेरिक फॉर्म जो है उनको दिया गया नाम है, डाइमर को दिया गया नाम नहीं है। याद रखिए, डाइमर सिलिकॉन्स नहीं। कैसे बनाते हैं? तो भाई आप अल्काइल क्लोराइड ले लें, यहाँ पर आप बेंजीन भी लगा सकते हैं। अल्काइल क्लोराइड की सिलिकॉन से रिएक्शन करें कॉपर की प्रेजेंस में, तो आपको ये मिक्सचर मिलेंगे। आप परसेंटेज सिलिकॉन का ज़्यादा रखते हैं या फिर अल्काइल क्लोराइड का, उसके बिहाफ पर ये प्रोपोर्शन बदल सकता है। अब सपोज आपके पास R3SiCl है, तो R3SiCl का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये अल्काइल ग्रुप तो वहीं रहेंगे, Cl को हटा के OH आ जाएगा। इधर भी ऐसी एक यूनिट रहेगी, उसके Cl को हटा के OH आ जाएगा, और दोनों के OH को मिला के H2O बाहर करोगे तो ये बनेगा डाइमर। आपको स्ट्रक्चर याद हो या ना हो, आपको इतना जरूर याद रखना है। आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको याद रखना है कि भाई R3SiCl का अगर हाइड्रोलिसिस कंडेंसेशन हो जाए तो इससे क्या बनता? डाइमर बनता है। आपको याद रखना है कि R2SiCl2 का हाइड्रोलिसिस और उसके बाद कंडेंसेशन हो जाए तो इससे क्या बनता? लीनियर पॉलीमर बनता है। आपको याद रखना है कि अगर RSiCl3 का हाइड्रोलिसिस हो, कंडेंसेशन हो, तो इससे क्या बनता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है। जो पॉलीमर हैं वो सिलिकॉन्स हैं। अब सिलिकॉन्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनके यूज अच्छे खासे हैं। वाटर रिपेलिंग कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों वाटर रिपेलिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? क्योंकि इनमें एक अल्काइल ग्रुप है, थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी खासी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और केमिकल के लिए रेसिस्टेंट है। आसानी से केमिकल से इनकी कोई रिएक्शन नहीं, हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल है। इतनी सारे कैरेक्टरिस्टिक होने के वजह से ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं? सीलेंट, ग्रीस, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स यहाँ पर यूज होते हैं, वाटर प्रूफिंग में यूज होते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी में एज आ फिलर ये यूज होते हैं। ये बातचीत किसके बारे में? सिलिकॉन्स के बारे में। बेटा थोड़े शॉर्ट में कवर किए हैं क्योंकि फिलहाल इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने का टाइम है नहीं। आइए सिलिकेट के बारे में कुछ बातचीत की जाए। हमने बात की थी सिलिकॉन्स के बारे में। सिलिकॉन्स क्या हैं? आर्टिफिशियल पॉलीमर हैं, ये मैन मेड पॉलीमर होते हैं सिलिकॉन्स। बट सिलिकेट्स क्या हैं? सिलिकेट्स नेचुरली अकरिंग मिनरल्स हैं जिनमें या तो ऑर्थो सिलिकेट यूनिट है, SiO4-4 यूनिट है, या फिर इसका ड्राइव्ड फॉर्म है, ऐसा फॉर्म जिसमें ढेर सारी सिलिकेट यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट होती जा रही हैं। अब वैसे तो इसके बारे में बहुत डिटेल बातचीत की जा सकती है, बट हमारे NCERT में लिमिटेड ही है। ये जो मैंने आपको SiO4 दिया है ये ऑर्थो सिलिकेट का एग्जाम्पल है। ऑर्थो सिलिकेट में आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3D में, अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो, और चाहें तो इसको इस तरह से भी समझें। ये एक टेट्राहेड्रल शेप है। अब इस टेट्राहेड्रल शेप को 3D में आप देख रहे हो तो दो बॉन्ड इसी प्लेन में है, एक पीछे एक आगे है। और इसी टेट्राहेड्रल शेप को अगर यूं दिखा दें तो
आगे के ये 3 एटम तो दिखेंगे, बट ये पीछे का एटम आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसी को कई बार 2 डायमेंशन में इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिलिकेट ही है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमने क्या किया है, बदल दिया है। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। तो या तो इस तरह की यूनिट होगी, या फिर ऐसी ढेर सारी यूनिट एक दूसरे से क्या होती जाएंगी, कनेक्ट होती जाएंगी, और अलग अलग टाइप के सिलिकेट बनेंगे। जैसे एक होते हैं सिंगल चेन सिलिकेट। अब सिंगल चेन सिलिकेट जो होते हैं उनमें डिफरेंट सिलिकेट यूनिट इस तरह से आती हैं। मान लो ये एक सिलिकेट यूनिट है, तो उसके ये 2 ऑक्सीजन एटम कॉमन है। अगली सिलिकेट यूनिट ये है, तो इस अगली सिलिकेट यूनिट के ये 2 ऑक्सीजन एटम कॉमन है। नेक्स्ट सिलिकेट यूनिट ये है, इसके ये 2 ऑक्सीजन एटम कॉमन है। ये जो काम है वो किस में है, सिंगल चेन सिलिकेट में। तो कई तरह के सिलिकेट होते हैं बेटा, सिंगल चेन सिलिकेट होते हैं, डबल चेन सिलिकेट होते हैं, शीट सिलिकेट होते हैं, 3D सिलिकेट होते हैं। कुछ में 2 ऑक्सीजन एटम पर यूनिट कॉमन होते हैं, कुछ में 50% यूनिट में 2 ऑक्सीजन एटम कॉमन होते हैं, तो बची हुई 50% यूनिट में 3 ऑक्सीजन एटम कॉमन होते हैं। फिर हमारे पास 3D सिलिकेट आते हैं, 2D सिलिकेट आते हैं, 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट, जहाँ तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम जो होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो कॉमन आ जाते हैं, वो शेयरिंग में आ जाते हैं। हर एक यूनिट के 3 ऑक्सीजन एटम कॉमन हो जाते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं क्या, 3D सिलिकेट। 3D सिलिकेट में चारों के चारों ऑक्सीजन एटम कॉमन हो जाते हैं। फिर जियोलाइट कैसे बनते हैं, आइए इनके बारे में बात करें। तो जियोलाइट में होता क्या है कि मान लो 3D सिलिकेट है, और 3D सिलिकेट में क्या है, एक सिलिकॉन के आसपास 4 ऑक्सीजन है। चारों के चारों ऑक्सीजन जो है सिलिकेट यूनिट के वो क्या है, कॉमन है। ऐसे में चार्ज बैलेंस है। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिलिकॉन इसमें से हट जाते हैं। सिलिकॉन जो हटते हैं उस पर +4 चार्ज है, उसके बदले में कुछ Al+3 आ जाते हैं। सारे सिलिकॉन नहीं हटते, कुछ सिलिकॉन हट जाते हैं और उसके बदले में कुछ Al+3 आ जाते हैं। ऐसे में जो आपको मिलेगा वो है एल्यूमिनोसिलिकेट। सिलिकेट तो है बट एल्यूमिनोसिलिकेट है। आपने +4 को हटाया, वो +3 लेके आए। नेगेटिव उतना ही है जितना पहले था, नेगेटिव उतना ही है जितना पहले था, बट पॉजिटिव कम हो गया है। ऐसे में एल्यूमिनोसिलिकेट पर नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ऐसे में इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ कैटायन इस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। अगर इस पर सोडियम एडजॉर्ब हो जाता है तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इस पर पोटेशियम एडजॉर्ब हो जाता है तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम एडजॉर्ब हो जाता है तो कैल्शियम एल्यूमिनोसिलिकेट। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं आपको, Na2Al2Si2O8 क्या है ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम वाली सिलिकेट यूनिट थी, उस पर नेगेटिव चार्ज था, उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम आ गया। ये जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं ना, इनका आप हाइड्रेटेड फॉर्म ले लें, इनके साथ .XH2O वाला जो आपको नेटवर्क मिलेगा, हाइड्रेटेड फॉर्म जो आपको मिलेगा, उसे नाम दिया जाता है जियोलाइट। तो जियोलाइट क्या है, सिलिकेट है। और कौन से सिलिकेट हैं, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हैं, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट हैं। और इनके कौन से फॉर्म है, हाइड्रेटेड फॉर्म है। ज़्यादातर जगह ये सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, जिनमें से एक यूज हमारी NCERT में है ZSM-5। ZSM-5 क्या करता है, ये एथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, पेट्रोल में कन्वर्ट करता है। तो एथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है, ZSM-5 का। इसी के साथ हमारा क्लास 11th P ब्लॉक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं क्लास 12th P ब्लॉक के साथ, P ब्लॉक पार्ट 2 में।